वेलकम बडीज, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, वॉट एवर विच एवर सूट्स यू, उसको आप रख लेना अपने पास। कल मैंने कराया था 25 तक क्वेश्चन, आज है बारी क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू कराने की। ये सब थंबनेल वगैरह तो देख ही लिया होगा यार, फॉर्मेलिटी करना भी ज़रूरी है, पता चलना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब नहीं चाहिए हमें। जो नहीं चाहिए उसको स्किप करते जाओ, स्किप 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 स्किप। ओ वाह, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? नाइग्रा फॉल यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे है, बिल्कुल ये सही है। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे ऐसा कौन सा फॉल है, तो नाइग्रा फॉल है। अरे कई बार वीडियोस में देखे होंगे कि लोग पन्नी पहन के जाते हैं, रेनकोट टाइप की, खूब तेज तेज जैसे पानी आ रहे थे हवा में, मुंह पोछ रहे होते, देख रहे थे आँख खोल के। वो क्या है? नाइग्रा फॉल्स है, जो कि यूएसए एंड कनाडा पे है, दोनों का बॉर्डर है। अगर किसी में इतनी हिम्मत है कि नाइग्रा फॉल्स को चढ़ के पार कर सकता है तो दूसरे कंट्री में घुस जाएगा। जो नाइल रिवर है वो सुंदर ये सूडान और इजिप्ट में आती है। नाइल नदी सबको पता है, दुनिया की सबसे नदी एकदम ऐसे 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 करके सबसे लंबी नदी है नाइल नदी, जो कि सूडान इजिप्ट में आती है। सतलज रिवर इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल सबको पता है। सतलज रिवर जो है वो, अगर ये इंडिया का ऐसे ऊपर का हिस्सा है तो ऐसे ऐसे आती है, पाकिस्तान से निकल के इंडिया में घुसती है। ठीक, तो ये सारे ही कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही हैं। और बताओ, 3 ऑप्शन से 3 क्वेश्चन निकाल के रख दिया। ये भी इंडिया पाकिस्तान पूछ दे कि कौन सी रिवर है, तो इंडिया पाकिस्तान में सतलज रिवर है। नाइल नदी का है सूडान इजिप्ट में, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट है क्या, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ये भी है। ये भी बॉर्डर बॉर्डर से घुसती है, पाकिस्तान इंडिया। नाइग्रा फॉल्स है, नाइग फॉल्स तो सबको समझ में आता होगा ना, ऐसे ऐसे पानी आ रहा है और ऐसे नीचे गिर रहा है। ये क्या है? एक साइड दूसरी कंट्री, एक साइड दूसरी कंट्री। यहाँ लोग आते हैं, इसको देखते हैं बोट में बैठ के। एंडस माउंटेन्स अर्जेंटीना और ब्राजील, अर्जेंटीना में बीच में ये डैश नहीं है, इसको हटा देना, गलत। एंडस माउंटेन साउथ अमेरिका में है। ये साउथ अमेरिका का मैप मैंने पहले भी आपको बताया था, जब 2 कंट्रीज लैंड लॉक थी साउथ अमेरिका की, उसमें भी साउथ अमेरिका का मैप दिखाया था। अमेजॉन फॉरेस्ट तो सबको पता होगा, ये पूरा ये जो रेंज है, लेट मी मेक इट मोर ब्राइटर, ये जो पूरी रेंज है ये एंडस माउंटेन की है। लगभग लगभग हर एक गवर्नमेंट जॉब में ये पूछता है कि एंडस एंडस माउंटेन की जो रेंज है वो कहाँ है। ठीक है, एंडस माउंटेन साउथ अमेरिका में है, पूरी माउंटेन रेंज। ठीक, एंडस माउंटेन को कैसे याद रखोगे? एंडस याद कर लो, एंडस याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, तुम्हारी मर्जी। हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? अरे छोटे पर या डीडी नेशनल पे वो वाला देखे थे, एक शेर की कहानी आती है कि शेर ने गया बारात में, वहाँ चूहों की बारात थी तो शेर भी घुस गया। ये तो जोक है, पंचतंत्र पे कई लोग बनाए हैं, वैसे तो इसको लिखे थे। एक एक जोक सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि चूहों की बारात थी, सब चूहे इनवाइटेड थे, एक शेर भी आया। तो चूहे बोले कि यहाँ तो सिर्फ शेर ही अलाउड है, तुम कैसे आ गए? शेर बोला कि मेरी शादी हो गई है, शादी से पहले मैं शेर था, अब मैं चूहा हूँ। इसी टाइप की सिर्फ कहानियों के अकॉर्डिंग एक पंचतंत्र की, ये क्या मेरी पीठ भी डिजाइन बनाती है। ये लोमड़ी, पेड़, शेर, सब जानवरों की 5 रत्नों की कहानी विष्णु शर्मा ने लिखी थी। विष्णु शर्मा। स्कंद गुप्त क्या थे? ये तो एक रूलर थे, रूलर थे, तो इनको तो हटा दो। रूलर वो ये मैथ वाला रूलर नहीं, ये खींचने वाला नहीं। वेद शास्त्री कोई किताब नहीं लिखे थे, इनका कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ विष्णु शर्मा ही है जो ये चिड़िया, पेड़, शेर, घड़ियाल, मगरमच्छ की कहानियां लिखते थे। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र। अगला क्वेश्चन, इफ 1.5x इक्वल टू 0.04, इफ बट वट एवर आई डोंट केयर, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। 1.5x इक्वल टू 0.04, why you are a question, you are just a shit, then y by x क्या हो जाएगा? y बाई एक्स हो जाएगा, मुझे वैल्यू निकालनी है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स की, तो मैं y बाई एक्स लिख लूंगा। x नीचे आ जाएगा, 1.5 ऊपर, और ये इधर चला जाएगा 0.04, तो y बाई एक्स क्या हो गया? इसे क्या मैं 150/4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिना किसी डाउट के लिख सकता हूँ।
और कोई मुझे ऐसा करने से रोकेगा भी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर 1.5 इंटू, नीचे 2 जीरो के बाद डेसिमल है तो ऊपर 100, इधर 1 डेसिमल के बाद है तो नीचे 10 इंटू 0.04। 0.4, अरे करेक्ट। ये 10 इस 1 जीरो को काट देगा, ठीक, आराम से काट देगा। ये पॉइंट हट चुका है। क्यों हट गया? क्योंकि मैंने 10 और 100 लिख दिया। तो अब ऊपर क्या बचा? 15 इंटू 10। नीचे क्या बचा? ये पॉइंट कट चुका है क्योंकि ऊपर 100 लिख दिया। 4 इसको काट देगा, 2 बार जाएगा, 5, यानी कि मेरे पास 75/2 बचा है। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे पॉइंट को हटा के, अभी भी ये 75/2 ही आएगा। 75 गुणा, अरे 75 डिवाइडेड बाई 2। कैसे? अब आगे बढ़ने का अप्रोच देखो। ये तो क्या है? ये है y/x। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स। तो सिर्फ ऊपर की y तो वही रहेगी 75। x क्या है? 4, तो 75 प्लस 4, 75। ऊपर माइनस है कि प्लस है? माइनस है। चलो 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 चलो, बस 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 बस। y -4 और 75 प्लस 4, यानी 71/79। क्या इस टाइप का कुछ दिया है? 71/79 कुछ दिया है? अरे यार 2 है, 2 है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? ये गाने का लिरिक्स बन गए। तो 2 है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? मुझे 2 चाहिए। 75 माइनस 2, 75 प्लस 2, यानी 73/77। ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी क्वेश्चन था ये। 29 पे आ जाओ, बोर्ड को साफ कर लो और लिखना शुरू करो। यूजिंग पाई की वैल्यू 22/7, फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन विच whose diameter is circular base is 8 सेंटीमीटर and whose slant height is। मेरे पास एक चीज देखो, डायमीटर दिया है कितना? 8, हाइट दिया है क्या? 14। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला में कुछ नहीं करोगे, सिंपल लिखोगे लैटरल सरफेस एरिया, और ये इंपॉर्टेंट भी है, नोट कर लेना, पाई आर एल। बस अब इस पे बस खाली वैल्यू पुट कर दो और इससे ज़्यादा कुछ भी मत करो। बट कुछ लोग को ये कन्फ्यूजन होगी, डायमीटर 8 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 8/2 आधा होता है, डायमीटर का आधा रेडियस हो जाता है। तो आर की वैल्यू 4 आ गई। पाई की वैल्यू क्या थी? 22/7। आर की वैल्यू क्या थी? 4। एल की वैल्यू क्या है? 14। 7 इसको 2 बार काट देगा, 22 चौके 8, ये 4 दूना क्या, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 176। 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक राइट सर्कुलर ऐसा, ठीक। और मेरे पास डायमीटर क्या दिया था? हाइट क्या दी थी? 14, करेक्ट। अब मुझे इसके फॉर्मूला पे लिखना था। आज को क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कराऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, समझा भी दूंगा और जल्दी जल्दी कराऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं टाइम तो नहीं वेस्ट करवा रहा। द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर इज 120, फूल की कीमत 120 है। शॉपकीपर उसको 10% लॉस पे बेच रहा है, तो उसका प्राइस क्या होगा? 120 का 10% 12 होगा यार, 108। बिना पेन उठाए मार दो इसको। एक चीज बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी? 120। डिस्काउंट कितना, लॉस कितना हो रहा है? 10%, यानी कि अपने प्राइस के 90% पे बेच रहा है। ओरिजिनल क्या होना चाहिए था? 100। मैं तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन को क्वेश्चन मानने से ही मना कर देता हूँ।
ये तो एहसान कर रही है सरकार तुम्हारे पे कि ये क्वेश्चन दे रही है। ए कम्पिटेटिव एग्जाम इज टू बी हेल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, द एग्जामिनर हु हैज टू सुपरवाइज द एग्जाम एंटर्स द, एक सुपरवाइजर थे एग्जामिनेशन हॉल के, एग्जाम लेने आए हुए थे, वो क्या किए कि वो आ गए 30 मिनट पहले, 2:30 बजे से पेपर होना था, अब 40 मिनट पहले आए जबकि वो 2:30 बजे आए थे। स्टूडेंट हु वॉज 20 मिनट लेट फॉर द एग्जाम, ठीक, मतलब स्टूडेंट 20 मिनट लेट हो गया, वो आए 30 मिनट पहले, बट वो स्टूडेंट से 40 मिनट पहले आ गए। सवाल समझो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक एग्जाम था, ठीक, उसमें एक एग्जामिनर आया, वो आ गया कितना, 30 मिनट पहले, ठीक। अब बच्चों के आने से 40 मिनट पहले आया था वो, 30 मिनट तो अपने जो उसको टाइम दिया गया था उससे पहले आया था, लेकिन बच्चों के आने से भी 40 मिनट पहले आ गया, खलियर था बेचारा। अब जो बच्चे आए थे वो अपने टाइम से 20 मिनट लेट आए, ठीक, तो कितने बजे ही वो आता तो टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता। देखो टाइम था 2:30, ठीक, वो आया कितने मिनट पहले, 30 मिनट, माइनस बच्चों से कितने पहले आ गया, 40 मिनट, बच्चे कितना दे रहा है, 20 मिनट, लेट लेट को माइनस और प्लस प्लस को पहले आना, ठीक। ये क्या हुआ, 30 20 50 प्लस 10 यानी कि -10 मिनट। उसको कितने बजे आना था, 2:30 से 10 मिनट बाद में आना था, यानी कि 2:20 पे आना था। ऑप्शन नंबर 2, 2:20 पे। एग्जामिनर खलियर, बच्चे और ज्यादा आलसी, आएंगे ही नहीं, 20 मिनट लेट आएंगे। अगला सवाल, बिटवीन स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर एंड सर्कल ऑफ सर्कमफरेंस 44 सेंटीमीटर, विच फिगर हैज लार्जर, लार्जर क्या, लार्जर एरिया एंड बाई हाउ मच। देखो पेरीमीटर और सर्कमफरेंस क्या होता है, टोटल मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस, ठीक। स्क्वायर यानी कि ये मान लो इसकी चारों जो साइड है वो ए है, तो अगर मैं यहां से काउंट करना शुरू करूं तो ये पूरा आऊंगा, ये जाऊंगा, ये जाऊंगा, ये जाऊंगा, सबको जोड़ूंगा तो 4a हो जाएगा, यानी कि उसका पेरीमीटर क्या है 4a, और उसकी वैल्यू क्या है 44, ए की वैल्यू क्या है 11। अब दिया है कि सर्कल का सरकमफेरेंस भी 44 है। एक सर्कल बना लो, यहां से शुरू करो काउंट करना, पूरा ये कवर करके आओ और यहां तक आ जाओ। इसकी जो डिस्टेंस है वो भी क्या है 2πr बोलते हैं, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 44, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 डिवाइड बाई 2π, जहां 44 डिवाइड बाई 2 इंटू 22/7, नीचे 7 है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। 4 इसको 2 इसको 2 बार काटेगा और 2 इसको 11 बार, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 7/11, ठीक। आर मुझे पता चल गया, ए पता चल गया, अब मुझे कंपेयर क्या करना है, दोनों का एरिया, विच फिगर हैज अ लार्जर एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा 121। सरकम इसका एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। वैसे अगर ये रखो 22/7, आर स्क्वायर क्या है 7 इंटू 7 और नीचे 11 इंटू 11, काट दो, 11 2 बार काटेगा, 49 इंटू 2 98 और 77, ठीक। क्लियर है यहां तक। यार कुछ तो गड़बड़ है, 2πr 44 है तो r की वैल्यू क्या होगी, अगर r की वैल्यू 44 आ रही है
डिवाइड बाई 2 पाई। इसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो आंसर नहीं आ रहा। चलो जल्दी जल्दी जाओ यार तुम लोग। आर की वैल्यू हो जाएगी 44 डिवाइडेड बाई 2 पाई। आगे लिखो 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7, क्योंकि 7 नीचे था ऊपर चला जाएगा, ये 2 बार जाएगा और 2 से। अच्छा ओके, देन आर विल बी इक्वल टू 7। अब इसकी वैल्यू निकालो, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। आर 7 है तो 2 बार 7 हो जाएगा, एक साथ से एक साथ कट गया, 154। मतलब कि सर्कल का जो एरिया आया 154, स्क्वायर का एरिया आया 121। दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे निकालना है 3 और 3, यानी 33 सेंटीमीटर। विच फिगर हैज लार्जर एरिया? स्क्वायर हैज लार्जर एरिया कितना, अरे सॉरी, सर्कल हैज लार्जर एरिया बाई 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा टफ नोट पे ये क्वेश्चन था, और टफ होता नहीं अगर कैलकुलेशन गड़बड़ होती नहीं तो। अगला क्वेश्चन है, एक्स सेड टू ओ माई पैटर्नल ग्रैंड फादर। एक्स ओ से कहता है कि मेरे जो पैटर्नल ग्रैंड फादर हैज ओनली 3 सन्स, ओके, एंड आई हैव ओनली 1 ब्रदर एंड नो डॉटर। मतलब कि एक्स का सिर्फ एक भाई है, कोई भी बहन नहीं। ठीक है, यहां तक समझने की कोशिश करना कि एक्स अभी तक सिर्फ अपना रिलेशनशिप बता रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा है। एक चीज यहां नोटिस करो, रीमार्क्ड क्वेश्चन, इस पे सबको नंबर मिला था रेलवे में। क्यों मिला था? क्योंकि ये क्वेश्चन बीच में से एक पॉइंट मिसिंग था, यू आर द ब्रदर ऑफ माई पैटर्नल अंकल। यहां पर वो ये नहीं बताया था ओ टोल्ड टू एक्स कि उसके कितने भाई या कितनी बहन है, क्योंकि यहां पर वो रिलेशन बन रहा था और यहां नहीं बन रहा था, तो ये क्वेश्चन रिमार्क कर दिया गया था। इसका आंसर वैसे तो शायद ब्रदर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स इन ए कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs in 10 years. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? पहले कितना था? 150 लाख, अब कितना है? 100 लाख। पहले 150 लाख, अब 100 लाख, यानी डिक्रीज कितने पे हुआ? 150 पे हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? 50 डिक्रीज हुआ। पहले कितना था? 150, 150 पे 50 डिक्रीज हुआ, अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100/3, यानी कि 33 1/3%। अब कितनी उसकी वैल्यू आई ये मैटर नहीं करता, 150 पे वो कितना कम हुआ? 150 पे 50 लाख कम हुआ, तो उसकी वैल्यू कितना कम हुआ कितने पर, वही परसेंटेज निकालने का उसका तरीका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस इंडिया वॉज कंडक्टेड बाई ड्यूरिंग ईयर 1919 टू ईयर 1920। पहला लाइव स्टॉक क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक होता है ये बकरी हो गई, ठीक, ये क्या हो गई? मान लो कि ये गोट है, ये क्या है? ये डॉग है, डॉगी है ना, ठीक। मजनू भाई का आर्ट है ये, समझना इसको लगभग लगभग इम्पॉसिबल है, अनपॉसिबल, अनपॉसिबल। 1919 में 1920 के दौरान एनिमल हस्बेंड्री इसको करवाती थी। नोट कर लेना, कभी भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो लाइव स्टॉक का सेंसस कराते हैं। जैसे हमारा सेंसस कौन कराता है? जो सरकार होती है, घूम घूम नहीं पूछते हैं भैया आपके घर में कितनी भाई, कितनी बहन, माँ बाप, दादा दादी कौन कौन है। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इसको करवाती है, ठीक। लाइव स्टॉक है मतलब जानवरों का ही कोई डिपार्टमेंट होगा
एनिमल हस्बेंड्री मार के आ जाना चुपचाप। ये कौन थे? विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा? एक क्या वो थे, राजा थे जो कि बहुत बेवकूफ थे, इतने बेवकूफ कि पूछो मत। मोहम्मद बिन तुगलक इनका नाम था। ये देख रहे हो, ये इंसान मोहम्मद बिन तुगलक है। इसको ना वाइज फूल कहा जाता है, मतलब समझदार बेवकूफ बोला गया था इनको। ये अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा लेके चले गए मोहम्मद बिन तुगलक। कहे कि भैया दिल्ली से बड़ा मुश्किल हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। वर्क फ्रॉम होम में ये कहाँ लेके चले गए? आगरा। बोले कि मुझे आगरा में बहुत सेफ्टी महसूस होता है। हम लोग इतना सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि बोलिए मत। उधर से पीछे से कौन पड़े थे? ये लोग थे मंगोल, इनको प्यार से मंगोल बोलते हैं। ये लोग कहे कि भैया मोहम्मद बिन तुगलक जी एक काम करो, निकलो पहली फुर्सत में। मोहम्मद बिन तुगलक कहे चलो सामान बोरिया बिस्तर बांधो, आगरा चलो, नहीं रहना इसकी ऐसी तैसी हैं। तो मंगोलों के इन्वेजन से परेशान होके, डर से, कुछ भी कह सकते हो, मोहम्मद बिन तुगलक उठाए दिल्ली से आगरा लेके चले गए। कब? 1327 में। इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली से आगरा कैपिटल शिफ्ट हुई तो ये कब हुई थी? तो 1327 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following organization headquarters not correctly matched? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कल भी इससे क्वेश्चन आया था, याद कर लेना। ये तो पूछ भी सकता है कि WHO का कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी जब कोविड की महामारी चली थी तो क्या हर जगह यही आ रहा था? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विस बैंक जहाँ है वहीं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पे सबसे ज़्यादा हेल्थ। तो पैसा कहाँ है? स्विस बैंक में। और स्विस बैंक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कौन सी शहर है? जेनेवा। जेनेवा में WHO है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉशिंगटन DC USA। ये वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन सुंदर को जानते होगे, क्रिकेट मैच खेलता है, उसका घर है USA में, वहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ओपेक वियना ऑस्ट्रिया में है। इसको ऑस्ट्रेलिया मत समझना, ऑस्ट्रिया ही है। कितने जाहिल ऐसे हैं कि ऑस्ट्रिया को भी समझते हैं, अरे ये तो स्पेलिंग गलत है, तो ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था। ओपेक। एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क में नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क में नहीं है, ये लंदन में है। जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है? लंदन में। कब बनी थी? 1961 में। दो चीज नोटिस आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग GST? GST क्या है? जाते हो कहीं, मान लो खाने पीने गए, GST सर इतना GST है, जेब में 80 रुपये लेके गए, सोचे बिरयानी खा लें, देखे कि 79 का ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर करने के बाद आया, कहा 80 की बिरयानी और 1 करोड़ आपका GST। अब साला सर का बाल खड़ा, दिमाग खराब। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 80 रुपये की बिरयानी, 1 करोड़ का टैक्स, कहाँ से देगा आदमी? ये गरीब। आगे का डायलॉग तो सारा हर कोई जानता ही होगा, ये गरीब की क्या। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सबसे पहले कौन सा देश ले आया था? फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा कंट्री था जो सबसे पहले GST लाया था। अरुण जेटली ने फ्रांस के मॉडल को कॉपी किया था। याद करो, कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था, अरुण जेटली जी GST मत लाइए, GST मत लाइए, जो ये वैट है, सैट है, एट है, लैट है, छोड़ो आगे नहीं बोलूंगा, भावनाओं में चला जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, आ जाऊंगा है। इंडिया हैज चूजन कनाडा स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूअल GST। ठीक है, कभी भी बिल में देखना SGST यानी स्टेट GST और CGST होगा, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स, और ये होगा स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स। तो जो ये मॉडल है वो जेटली जी का। यार इंडिया, मुझे कभी कभी लगता है कुछ भी अपने मन से करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। GST फ्रांस से उठाया, मॉडल ड्यूअल मॉडल कनाडा से उठाया है,
कॉन्स्टिट्यूशन भतेरो दो, यूएसए, आयरलैंड, इंग्लैंड, मतलब कुछ भी इंडिया वालों का अपना है कि नहीं। मैं तो यार टूट गया भैया, मैं तो टूट गया। कहने को तो हमारा देश महान है, जिंदगी गुलजार है, इंडिया को सब देशों से प्यार है। इंडिया हैज चूजन कनाडा स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी जहाँ पूछ दे समझ जाओ कनाडा का स्ट्रक्चर कॉपी किया। जीएसटी कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जुलाई 1 इज सेलिब्रेटेड, जुलाई 1 जीएसटी डे है। सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, ये गलत है। आगे बढ़ो। एक चीज देखो, कभी भी जब मूवी वगैरह डाउनलोड करने जाते होगे, जैसे कि चोरी से, हर कोई तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले नहीं सकता, मांगना ही पड़ता है, प्रभु ए मालिक नेटफ्लिक्स दे दो, अमेजॉन प्राइम दे दो। पहले तो कुछ भी था कि एक चीज ले लिया तो चलो ठीक है, हॉटस्टार लो, पिक्चर देखने गाना सुनने के लिए स्पॉटिफाई लो, जियो सिनेमा पे भी आ गया है, क्या नाम है इसका, नेटफ्लिक्स तो है ही, अमेजॉन प्राइम, कुछ छूट रहा हो तो बताना, हंगामा, सावन। और भैया क्या करूं, मोबाइल खोलने का भी कुछ दिन में आ जाएगा, 1 रुपया दो तो मोबाइल अनलॉक होगी, 5 रुपया दो तो गूगल खुलेगा, 3 रुपया दो यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन आ ही गया। भैया अमीर हो बिना ऐड के देखो, गरीब हो तो ऐड देखो, एक वीडियो में 100 ऐड, उसके बाद वीडियो शुरू होगी। 1 घंटे की मूवी, वैसे उसके बाद 40 घंटे का। अब एक जिप फाइल आती है, कुछ इस टाइप की दिखती होगी, ऐसे फाइल बना देते होंगे और बीच में ऐसे चैन बना देते होंगे, ठीक है। अरे ये तो बड़ा वल्गर डिजाइन बन गया, ऐसे चैन रहता है, ठीक। इसको जिप फाइल बोलते हैं। डाउनलोड होने के बाद माई फाइल्स में जाती है और ओपन हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि जिप फाइल कैसे खोलते हैं। आप कंप्यूटर का एक हैक बताता हूँ। मान लो कोई काफ़ी डिस्टॉर्टेड फाइल्स रखी हुई हैं, 50 MB 60 MB, कलेक्ट करके 1.5 GB की एक मूवी बनाया। उसमें क्लिप्स क्या थी, 50 MB 100 MB 150 MB। जिप फाइल हुई, वो एक फोल्डर्ड फाइल होगी, जिप फाइल, विनजिप बोलते हैं उसको। डाउनलोड किया, अब वो ओपन नहीं हो रही है, ना VLC में खुल रही है, ना एमएक्स प्लेयर पे खुल रही है, ना वीडियो प्लेयर पे खुल रही है, ना इंटरनेट वीडियो प्लेयर पे खुल रही है। तो खोलोगे कैसे उसको? सिंपल तरीका है कि मोबाइल या लैपटॉप में जाओ। लैपटॉप में है तो माई कंप्यूटर में जाओ, माई फाइल्स में जाओ, C ड्राइव में जाओ, मिल जाएगी। मोबाइल में है, चुपचाप माई फाइल्स में जाओ, साइड में दिखा होगा ओपन द फोल्डर। ओपन द फोल्डर करो, वो वीडियो प्रोसेस होगी और विद इन जैसा आपका प्रोसेसर होगा उसके अकॉर्डिंग हो, 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट के अंदर खुल के अलग अलग करके पहले तो आएगी, उसके बाद एक फाइल बन के तैयार हो जाएगी। इसको विन फाइल या जिप फाइल बोला जाता है। इट कंप्रेसेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर फाइल, ठीक है। बताया था ना कि बड़े बड़े फाइल्स को छोटे छोटे करके स्मॉल फाइल बना देते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नोमोफोबिया? ये क्या है? ये एक मोबाइल है। लेट इट इज अ मोबाइल, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैं कुछ भी लेट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लेट मान लूँ। अब ये मोबाइल मेरे से कोई छीन के लेके चला गया, मुझे पूरे दिन बार बार अपने पॉकेट में फील होगा कि मेरे पास मोबाइल है, कोई कॉल कर रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, मज़ा आ रही है, लेकिन मोबाइल है ही नहीं। उस डर को नोमोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ बीइंग सेलुलर फोन कॉन्टैक्ट, फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ होम। आउट ऑफ होम कॉन्टैक्ट तो होमोफोबिया होता है। फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंप्यूटर कॉन्टैक्ट दूसरा होता है, टेलीविजन से दूसरा होता है। सेलुलर फोन्स यानी कि मोबाइल फोन्स से दूर होना और बिना उसके कैसे मैं जीऊंगा ये सोचना, नोमोफोबिया नाम की एक बीमारी है। बड़ी ही रिसर्च हुई है इस पे, उसके बाद इसको पता लगा है कि अरे भाई ये तो एक बीमारी बन चुकी है। घर पे होता है ना, मम्मी तबीयत खराब हो गई और चला लो मोबाइल, मम्मी एक्सीडेंट हो गया मोबाइल चला लो, हैं पढ़ाई नहीं हो रही मोबाइल चला लो, मम्मी ब्रश नहीं किया मोबाइल चला लो, मम्मी भूकंप आ गया मोबाइल चला लो, हैं। और अगर कुछ बहुत बता दो तो कहेंगे कि लो ये मेरा मोबाइल है देख लो, लो कौन करे। और कुछ भी बोलो तो एक ही डायलॉग रहेगा, मैंने तुम्हें 9 महीने कोख में पाला है, आज तुम मुझे सिखाओगे। वॉकिंग एट 5/6 ऑफ हर यूजुअल स्पीड, अनीता टुक 2 मिनट्स लेट। वो अपनी यूजुअल स्पीड, यानी कि मान लो उसकी यूजुअल स्पीड x रही हो और वो क्या कर रही है 5/x की स्पीड से चल रही है, मतलब कि यूजुअल स्पीड से 5/x के टाइम चल रही है। और वो क्या करती है, ऐसे तो सही टाइम पे पहुंचती है, सही समय पे पहुंचते हैं,
समझ लो 9 बजे ऑफिस जाने वालों, मेरी इस बात को ध्यान से सुनो कि अपने स्पीड से चलो, सही समय पर पहुंचोगे। लेकिन अगर वो अपने स्पीड के 5/6 चलती है तो 2 मिनट लेट पहुंचती है और उसका क्रॉस लग जाता है। ठीक, वहां एब्सेंट लग जाता है, लेट लग जाता है, क्रॉस लगाता है। तो वो किस स्पीड, मतलब कितना और व्हाट हाउ लॉन्ग डज अनीता टेक टू रीच द टर्मिनस वन दैट सी इजंट लेट। मतलब मान लो उसको 970 नंबर की बस पकड़नी है। अब वो किस स्पीड से अपने घर से निकले ताकि वो लेट ना हो। उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी? 6। ठीक, समझने की कोशिश करना, एकदम ट्रिक, शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहा हूं। वो किस स्पीड से चल रही है? 5 से चल रही है तो 2 मिनट लेट है। मतलब कि अगर वो 1 - 1 1 यूनिट लेट धीरे चल रही है तो 2 मिनट की वैल्यू आ रही है। तो 6 यूनिट यानी ओरिजिनल टाइम क्या होगा उसका? 6 यूनिट, यानी कि जिससे उसे चलना चाहिए था 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 2 × 6 यानी कि 12 मिनट। मतलब कि कायदे से उसको 12 मिनट पहले निकलना चाहिए था, लेकिन वो निकल कब रही है? 10 मिनट पहले। 1 यूनिट की वैल्यू 2 मिनट, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 5 × 2। देखो यहीं से मिला लो, वो 10 मिनट में जा रही है, लेट हो जा रही है। ठीक है, अच्छा इसमें पूछा है कि ओरिजिनली में कितना लेट हो रही है वो 10 मिनट लेट हो रही है। उसको जाना चाहिए था 10 मिनट में, लेकिन वो पहुंच रही है 12 मिनट में। करेक्ट, तो ये वाली वैल्यू लिख लेना। वैसे दोनों ही निकाल दिया और एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, चाहे जो मर्जी वो लिख के आ जाना। यहाँ पे ज्ञान भरपूर मिलेगा। ये ज्ञान मैंने समुद्र के मंथन करके पाया है। सबके बस की बात नहीं है कि मेरे इतना ज्ञानी हो पाए। समुद्र को मंथन करके जो वो निकले थे ना, क्या बोलते हैं उनको, एक दिमाग निकला था, वो मेरे अंदर है। द वैल्यू ऑफ 13π/12, ये दिमाग यहाँ काम नहीं करेगा। ये क्वेश्चन बहुत टफ है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बड़े सिंपल तरीके से बता दूंगा। 10 13π/2 को क्या मैं पाई प्लस π/12 लिख सकता हूं या नहीं? 12π + π 13π/12। इसको मैंने ब्रेक किया है, बस ब्रेक किया है। ठीक, 10 पाई की वैल्यू होती है 10 पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई 10 180 डिग्री की वैल्यू होती है क्या? 0। ठीक, तो 10 पाई तो यही 0 हो गया, मतलब 0 + 10π/12 बचा, 10π/12। सबको पता है पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक, तो 10 180 डिग्री बाई 12 यानी कि 10 15 डिग्री हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे तो एक आइडेंटिटी मिलेगी, बड़ी खूबसूरत सी आइडेंटिटी है। बड़ी खूबसूरत सी आइडेंटिटी है, उसको पढ़ना, बताना कि कैसा मजा वजा आया कि नहीं आया। आइडेंटिटी क्या है? tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस tan 30 1 - 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। ठीक, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ठीक, tan 30 1/√3, tan 60 √3। 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। सही आ गया। 1 माइनस √3, ठीक है, √3 - 1/√3 डिवाइड बाई √3 + 1, √3 + 1 डिवाइड बाई √3। दोनों √3 हैं। दोनों √3 हैं, तो ये √3 कट जाए क्योंकि डिवीजन में है। ठीक, अब देखो मेरे पास क्या बचा? √3 - 1, √3 - 1, √3 + 1। कंपोनेंडो डिविडेंडो नाम का एक चीज होता है, एक प्राणी होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब इसका अपोजिट साइन दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। √3 - 1, √3 - 1। ठीक, बोलो यहां तक क्लियर है? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। इधर क्या आएगा? √3 + 1, √3
-1। यहां तक क्लियर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2√3। ए बी मतलब 1 तो लेंगे नहीं, 2√3 आ जाएगा बस। खाली 3 की जगह मैं 9 भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको डिटेल में लेके चल रहा हूँ। दोनों को माइनस का √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये इस फॉर्म में आएगा। करेक्ट? यहाँ मैंने सिर्फ फॉर्म लिखी है, ये मत समझना कि पूरा लिख दिया हूँ। तो ये कैसे आएगा? √3 -1 का होल स्क्वायर। करेक्ट? यहां तक क्लियर है या नहीं है? बताओ। ठीक है, ये बीच में माइनस का सिंबल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 9 + 1 माइनस 2√3, ये क्या हो जाएगा? 3 - 1, यानी 10 - 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन, 5 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 माइनस 3 कहाँ आ रहा है? अरे हाँ यार, ये √3 का स्क्वायर है ना, तो ये 3 ही रहेगा। थ्री प्लस 1 मतलब यहाँ पे सिर्फ 4 रहेगा, ये 0 नहीं रहेगा। ठीक है, तो 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 माइनस √3 इसका सही उत्तर आ जाएगा। बड़ा क्वेश्चन लेंदी था। मैं तो ये कहूँगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो तुरंत बोरिया बिस्तर बांधो और लास्ट के लिए छोड़ दो। एकदम इस क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं एग्जाम में। मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारा मन कर रहा है लगाने का तो अलग बात है। बहुत तेज हो मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा कमांड है, तभी लगा पाओगे। यार ये आइडेंटिटी किसको याद रह सकती है, ये बताओ। फोर ऑप्शंस हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच 3 आर अलाइक इन सम मैनर। कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। मेडिटेट, ड्रीम, स्लीप, स्नोर। स्नोर मतलब क्या होता है? खर्राटा लेना, करके खर्राटा ले रहा है। स्लीप क्या हो रहा है? स्लीप में ही तो खर्राटा लोगे, स्लीप में ही तो डिनर ड्रीम लोगे। मेडिटेट करोगे कब? जग के आंख बंद करके, यानी कि सूडो स्लीप बोलते हैं मेडिटेट को। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग्स? ट्रेसेस ऑफ स्कल्पचर ऑफ मुगल, ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग मॉडर्न डायनेस्टी, ट्रेसेस ऑफ अर्ली द्राविडियन पीरियड, अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। सबसे अर्लीस्ट लाइफ मतलब कि सबसे ऐसा ह्यूमन बींग पाया जाता है इंडिया में, ये कहाँ से पता चलता है? ये एक विंध्यन रेंज है, एमपी में विंध्यन रेंज है, जिसको सतपुरा रेंज भी नीचे कहा जाता है। इसको प्यार से ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस का एविडेंस माना जाता है। आगे बढ़े। द HCF of any two even perfect number is at least 4 इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 16। ठीक, कोई भी नंबर ले लो, अगर उसका तुम HCF निकालोगे तो उसका HCF 4 आएगा, अगर वो इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो। करके देख लो। मान लो 16 और 36 का HCF लो, 16 और 36 का HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकालोगे कैसे? 16 का HCF लो, 36 का HCF लो, 16 दूना के 32, 4 बचा। 4 अब 16 को पूरी तरह से काट रहा है, मतलब इन दोनों का HCF क्या है? 4। इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कुछ भी इवन होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह कुछ भी इवन में ले सकते हो। 12 ले लो, और क्या लोगे? 16 ले लो, निकाल के देख लेना, HCF करोगे 4 ही आएगा।
क्या है ये? सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट ऑफ क्लासेस, सिस्टर, फैमिली, सिबलिंग्स। देखो ये एक फैमिली है, इसमें सिबलिंग्स हैं, इसमें सिस्टर्स हैं, यानी ये सिस, ये सिब और ये फैमिली। इस तरह का क्या कोई वेन डायग्राम दिख रहा है जो एक के अंदर एक के अंदर एक है? यस, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? फैमिली। ये क्या है? सिबलिंग्स। ये क्या है? सिस्टर्स। फैमिली के अंदर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के अंदर सिस्टर। अगर यही दिया होता कि फादर, तो फैमिली के अंदर पहले फादर अलग से आते, तो उसके बाद ऐसा बनता फैमिली पूरा बड़ा, फादर का ये, सिबलिंग्स का ये। ठीक, ये एक वेन डायग्राम बनाने का तरीका है। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? सिकंदर लोधी। ये लोधी साहब थे। मन तो कर रहा है कुछ कर दूं, लेकिन नहीं करूंगा, सामुदायिक झगड़ा हो जाएगा। सिकंदर लोधी इनका नाम था। इन्होंने आगरा फोर्ट बनवाया था आगरा में। जाहिर सी बात है आगरा फोर्ट आगरा में ही होगा, मेरठ में तो होगा नहीं। और बनवाया कौन था? सिकंदर लोधी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया टू नॉट करेक्टली मैच? उज्ज्वला योजना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी गैस। दिल्ली में एलपीजी वाले ने 500 रुपए की सिलेंडर के, मतलब दिल्ली की राजनीति देखो, 500 रुपए सिलेंडर के लिए क्या क्या छोड़ दिए। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस टिकट। किस लिए? क्योंकि 500 रुपए सिलेंडर चाहिए उनको। हालांकि 25 रुपए भी, 2500 रुपए भी दे रही थी सरकार। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड पता ही है सबके, हेल्थ के लिए डिस्काउंट मिलता है पैसे में। सुकन्या समृद्धि योजना बता ही चुका हूं मैं कि 10 साल तक की लड़कियों के लिए एक स्कीम होती है जिसमें आप 1.5 लाख तक पर ईयर जमा करा सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए मिशन इंद्रधनुष नहीं था, ये वैक्सीनेशन के लिए था। इंद्रधनुष हमेशा वैक्सीनेशन के लिए था कि इम्यूनाइजेशन। कोई कोई बच्चे देखोगे बहुत इम्यून वीक होता है, छींक जुकाम खांसी, उनको बार बार निमोनिया ये होना वो होना, इसीलिए मिशन इंद्रधनुष निकाला गया कि सबको 90% उसका एम था कि 2022 तक 90% ऑफ चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड और वो उनकी फुली इम्यूनाइजेशन हो जानी चाहिए। उसीलिए मिशन इंद्रधनुष का निर्माण किया गया था। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ होशलास किंगडम? देवगिरी शायद, होशला है, तो देवगिरी ही होना चाहिए। देवगिरी तो नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत दिया है क्या? यहां लिख लो बेल्लूर। बेल्लूर था इसका कैपिटल, होशला का। 14th डायनेस्टी में था। चलो फ्री में नंबर मिल गया होगा रेलवे वालों को इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी आ गया। अरे एक चीज में और नोट कर लो कि यही ऐसे थे, दिल्ली टू आगरा लेके गए थे कैपिटल को। दिल्ली नहीं दिख रहा है, दिल्ली टू आगरा कैपिटल लेके चले गए थे। उसके बाद अकबर थे, अकबर जी, वो ले आए थे आगरा टू दिल्ली। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि आगरा से दिल्ली कौन लेके गया था, दिल्ली इंडिया की कैपिटल, और दिल्ली से आगरा कौन लेके गया? तो अकबर वापस लाए थे, लोधी जी लेके चले गए थे। ये तो बता ही दिया मैंने, बेल्लूर होगा। आज के अंतिम प्रश्न है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n दैट सच प्रोडक्ट 288 इंटू n इज अ परफेक्ट क्यूब। कोई भी एक ऐसा नंबर लो जो कि कहाँ रखोगे? x की जगह पर, अरे सॉरी, जो कि रखना है मुझे n की जगह पर, और वो क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। 288 से जस्ट ऊपर एक परफेक्ट क्यूब कौन सा बनेगा? 288 का एलसीएम ले लो, बिल्कुल बच्चों लुल्लू पुल्लू तरीका बता रहा हूं। एलसीएम लो, एलसीएम लोगों क्या आएगा? 2144।
फिर 2, 77 ना, आई 72, 72, फिर एलसीएम 36, फिर एक बार 2, 18, फिर एक बार 2, 9, 5 बार 2 आ गया, ठीक। अब 3 3 आएगा, 3 3, अल्टीमेट गोल था 1 लाना। 288 में मैं कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। 3 क्यूब बनाने के लिए मुझे 3 3 का पेयर लेना पड़ेगा। 2 क्या है यहाँ पे, 2 ही है, 1 तो नहीं है, तो सबसे पहले 2 और ऐड कर दूं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 3 का पेयर बनाना है मुझे, 2 2 2 2, 5 था मेरे पास, मैंने 2 और ऐड कर दिया, 3 और 3 का पेयर बन गया। 3 2 बार है, इसको भी 3 1 लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 3, तो 2 × 3, यानी कि मुझे 6 और ऐड करना पड़ेगा इसमें, तभी 3 3 का पेयर बनेगा और ये क्यूब बनेगा। करेक्ट। होते हैं आपके पूरे अर्ध क्वेश्चनों का खात्मा कर दिया मैंने, यहाँ पे वध कर दिया मैंने आरआरबी के आधे क्वेश्चन का। बताना कैसी वीडियो लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले 50 क्वेश्चन के सेशन में। इस बार 50 टोटल क्वेश्चन करा दूंगा, कोई आलस नहीं, कोई भेदभाव नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, थैंक यू।